नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब की जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज की क्लास होगी 294, दैट इज न्यूनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया। जो क्लास हम सेलेक्ट करते हैं उसके हमारे पास में दो पाथवे होते हैं, एज यू नो, सब लोग जानते हो। एक तो होता है हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है, वहां से हम सेलेक्ट करते हैं। और सेकंड हमारे पास में आता है कि जो बच्चे फरमाइश करते हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो करवा दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये हमें समझ में नहीं आया, वहां से हम सेलेक्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज न्यूनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया, ये हमने उन बच्चों की फरमाइश पे लिया है जिन बच्चों ने डिमांड करके जो है वो ये कहा था कि सर प्लीज जो है वो न्यूनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया करवा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो उसी कड़ी में हमारे पास में चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों ने इस क्लास की डिमांड की थी, ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए जो है वो डेडिकेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की कि एग्जाम में जो है वो हमारे पास में इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो बेसिकली जो है वो आजकल न्यूनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक में आ गया है। जैसे कोई टाइम पे हमारे पास में जो है वो और चीजें थी, जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि कोई टाइम पे जो है वो पेप्टिक अल्सर से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी टाइम पे जो है वो एंटीडोट से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी टाइम पे जो है वो एंटीकोकुलेंट से क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक उसी तरीके से आज के ट्रेंडिंग में आपको पता ही है ओटी, आईसीयू, तो इन सब चीजों में हमारे पास में ये क्रिटिकल चीज में आता है न्यूनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया, जहां से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें उस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर करना है। जस्ट लास्ट कुछ एग्जाम जो हो मैंने उठा के देखे, तो वहां पे मैंने देखा था कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि एडल्ट की नॉर्मल वैल्यू तो सब याद कर लेते हैं कि उनको पता है कि नॉर्मल एडल्ट वैल्यू जो है वो 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। बट बच्चों में कितनी होती है और किसको जो है वो नॉर्मल माना जाता है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में आपको पता ही है 70 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो हम मानते हैं नॉर्मल आरबीएस लेवल, और ये सबको याद भी होता है। लेकिन बच्चों में कितना होता है, और बच्चों में कंडीशन भी अलग आती है। अगर बच्चा जो है वो हमारे पास में लेस देन 24 आवर्स का है तो हमारे पास में नॉर्मल आरबीएस कितना होगा, मोर देन 24 आवर्स का जो बच्चा है उसमें कितना होगा। तो इसमें जैसे हमारे पास में 40 mg पर डेसीलीटर जो है नॉर्मल माना जाता है। देन अगर 45 से कम हो जाएगा तो हम उसको जो है वो 24 आवर्स वाले के जो है वो आ जाएगा हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया। तो एक तो नॉर्मल वैल्यू के बारे में यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कंडीशन दी जाती है कि एक बच्चा है, डिलीवर हुआ है, उसका जो है वो आरबीएस लेवल जो हो 50 mg पर डेसीलीटर है, देन उसको किस कैटेगरी में रखोगे, नॉर्मल, हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब चीजें। तो बच्चे इमीडिएटली करते हैं कि यार 70 से तो बहुत कम है, 60 से कम हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है, ये तो 50 ही है तो ये तो सीवियर में आ जाएगा। अपने अपने हिसाब से तुक्के लगाते हैं और वो अपना क्वेश्चन जो है वो गलत करके आ जाते हैं। तो एक तो इससे पूछा जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है लिथार्जिक, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सॉरी, कि कैसे बच्चा जो हो वो पता लगाओगे कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है। तो इससे भी बहुत सारा, क्योंकि बच्चा बताएगा तो नहीं है। एडल्ट में तो आप देख सकते हो बच्चे को तो क्या है, सिर दर्द किया रोना शुरू, पेट दर्द किया रोना शुरू, गीला हो गया रोना शुरू, भूख लग गई रोना शुरू, कुछ भी हुआ उसको तो रोना ही आता है, क्योंकि और चीज तो वो कर नहीं सकता। तो वो सारी चीजें बच्चों में फाइंड आउट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है और बहुत सारे क्वेश्चन भी जो है वो इससे पूछे जाते हैं। तो डोंट वरी, आज हम इस टॉपिक को भी जो है वो फिनिश कर देंगे और इतने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे कि इन फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो क्वेश्चन आ जाए वो हमारे पास में जो है वो सही ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम डेफिनेशन से और इसको जो है वो फिनिश करते हैं। अब देखो, डेफिनेशन हमारे पास में बिल्कुल ईजी है। इससे इजी डेफिनेशन में क्या ही बताऊं, दैट इज का नियोनेंटल। तो दोस्तों, नियोनेंटल कोई भी चीज कहता हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो उस पर्टिकुलर चीज का आप ब्रेक डाउन कर दो तो वो चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे दो हमारे पास में वर्ड है, एक है नियोनेंटल और एक है हाइपोग्लाइसीमिया, दो वर्ड है। तो नियोनेंट किसको कहेंगे? तो दोस्तों, नियोनेंट होता है हमारे पास में 0 से लेके 28 डेज का जो बच्चा होता है, इसको हम कहते हैं नियोनेंट।
राइट। अगर हम इसको और भी कहें, राउंड फिगर में जो हो 1 मंथ के बच्चे को कह देते हैं, ठीक है ना। वैसे 1 मंथ जो है वो 28 डेज को मानते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, आपको पता ही है। 28 डेज को राउंड फिगर में 1 मंथ मान लिया जाता है। तो 0 से लेके 28 डेज का बच्चा होता है, उसको हम बोलते हैं नियोनेट। अब इसमें भी हमारे पास में 2 कैटेगरी आती है। एक होता है हमारे पास में अर्ली नियोनेट और एक होता है लेट नियोनेट। तो एक हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अर्ली नियोनेट। अब दूसरा होता है हमारे पास में लेट नियोनेट। अब इसमें जो है वो क्या क्या चीजें होती है, अर्ली नियोनेट जो है वो किसको बोला जाता है, लेट नियोनेट किसको बोला जाता है। तो दोस्तों जो 0 से लेके 7 डेज का जो बच्चा है इसको हम बोलते हैं अर्ली नियोनेट, और 8 डेज से 28 डेज का जो बच्चा है इसको हम बोलते हैं लेट नियोनेट। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अब ये तो हो गया पहली चीज दैट इज कॉल्ड नियोनेट की। भाई नियोनेट क्या होता है, तो नियोनेट एक चीज समझ में आएगी, 28 डेज का जो बच्चा होता है उसको हम नियोनेट कहते हैं। हालांकि जो हम नियोनेट अभी जिक्र करेंगे उसको हम करेंगे शुरू में 1-2 दिन का बच्चा, मतलब अर्ली नियोनेट का ही। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। सेकेंड कंडीशन का आगे हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक होता है हाइपो, एक होता है ग्लाइसी और एक होता है मिया। तो हाइपो का तो मतलब हो गया हमारे पास में सिंपली चीज डिक्रीज, किसी भी चीज के आगे हाइपो लगता है दैट इज के डिक्रीज। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो का मतलब डिक्रीज। देन उसके बाद ग्लाइसी का मतलब होता है हमारे पास में दैट इज का ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ग्लाइसी का मीनिंग हो गया हमारे पास में यहाँ पे ग्लूकोज लेवल, राइट। देन उसके बाद मिया रिलेटेड हो गया हमारे पास में ब्लड, यानी कि ये हो गया हमारे पास में डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। अब वो हाइपोग्लाइसीमिया कितने से ज्यादा डिक्रीज, हम कहते हैं हाइपोटेंशन, मतलब बीपी फॉल हो जाना, कितने से 90/60 से कम हो जाना। ऐसे होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, डिक्रीज सोडियम लेवल, कितना 135 मिलीमोल पर लीटर से कम, तो वो कंडीशन आती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया का बात करें तो अगर हम एडल्ट की बात करें, ठीक है, एडल्ट में अगर हमारे पास में बात करें तो एडल्ट में होता है अगर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हो गया हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें अगर एडल्ट में हम बात करें तो एडल्ट में हमारे पास में 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब बात करते हैं हमारे पास में नियोनेट की। ठीक है, कि नियोनेट में कितना होता है, तो नियोनेट में अगर हमारे पास में 0 से 24 आवर्स का बच्चा है, मतलब आज पैदा हुआ है 24 घंटे तक है, तो उसमें आता हमारे पास में 40 मिलीग्राम, ये होता है लेस देन, ये होता है लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे, नियोनेट हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर 24 आवर्स का बच्चा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ग्लूकोज लेवल कम है, इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब मैंने आपको सारी चीज बता दी है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास में आगे सारी चीजें आ जाएगी कि किसका जो है वो हमारे पास में कितना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, ये मोर देन बता रहा हूं मैं हर चीज को, लेस देन होना चाहिए। ठीक है, ये सही है, सही है, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, ये हमारे पास में लेस देन ही है, डोंट वरी। देन उसके बाद आता है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की आप डेफिनेशन देखो, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया इज द कंडीशन in which the blood glucose level of newborn is lower than the normal physiologically range। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज बोला है। अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज अगर 24 आवर्स से है तो वो हमारे पास में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और 24 आवर्स से ज्यादा है तो 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो एक कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो न्यूबॉर्न का वो लोअर देन नॉर्मल फिजियोलॉजिकली रेंज से कम हो जाता है, एंड लीडिंग टू इनएडिक्वेट ग्लूकोज सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड अदर टिश्यू, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन को और अदर टिश्यू को जो हो ब्लड सप्लाई प्रॉपर या ग्लूकोज सप्लाई जो है वो नहीं होगी, उसकी वजह से क्या होगा, इनएडिक्वेट ग्लूकोज सप्लाई जो है वो चालू हो जाएगी। अब आपको बताइए कि जो हमारे पास में ब्रेन है या हार्ट है या लीवर है, ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि काफी ज्यादा वाइटल्स होते हैं, अगर थोड़ी भी इसमें डेफिशिएंसी आ जाती है तो हमारे पास में ये प्रॉब्लम
क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली डेफिनेशन होगी, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो एक कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारे पास में नॉर्मल रेंज से जो है वो कम हो जाता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज से कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की सप्लाई ब्रेन और टिश्यू में जो है वो अल्टर्ड हो जाती है, जिसको कहते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? अगर आपको सिर्फ एग्जाम में पूछे कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, तो आप आंसर करके आ जाओगे दैट इज कॉल्ड लेस देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आपसे पूछा जाए नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, तो होता है हमारे पास में लेस देन, अगर नियोनेटल पूछा जाएगा तो आपको एज भी दी जाएगी कि 24 आवर्स का है या 24 आवर्स से ज्यादा का है। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन न्यूबॉर्न। एडल्ट का आपको पता ही है, एडल्ट के अंदर हमारे पास में 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल लेवल इन न्यूबॉर्न के अंदर कितना होता है। तो न्यूबॉर्न के अंदर बात करें तो विद इन फर्स्ट 24 आवर्स की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास में ग्लूकोज लेवल 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, ये इंक्रीज का है। अगर हम इसमें ये सीक्वेंस दे रहा है कि हमारे पास में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज, तो ये हो जाएगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर आफ्टर 24 आवर्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा हमारे पास में ग्लूकोज लेवल जो है हमारे पास में लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हमारे पास में कम हो जाएगा, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास में, देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन, यहाँ पे थोड़ा साइन उल्टा है, यहाँ पे साइन उल्टा है, ये नीचे एकदम है, मैंने वैसे करेक्ट कर दिया है साइन को, ये इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया किसको कहेंगे, वो भी कौन सा, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ब्लड ग्लूकोज लेस देन 40 मिलीग्राम फर्स्ट डेसीलीटर से कम है इन फर्स्ट 24 आवर्स लाइफ, तो हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हमारे पास में आफ्टर 24 आवर्स के बाद में 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, इसको हम कहेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एडल्ट मैंने आपको बता ही दिया था, एडल्ट में हमारे पास में कितना होता है, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेस देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मिलीमोल में जो है वो बेसिकली पूछा नहीं जाता, मिलीमोल की बात करें तो हमारे पास में फर्स्ट 24 आवर्स मतलब 2.2 मिलीग्राम मिलीमोल पर लीटर, और 45 ml हो गया, 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा 2.5 मिलीमोल पर लीटर। हालांकि आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है दोस्तों, मैंने देखा मिलीमोल पर लीटर में कभी भी जो है वो ग्लूकोज लेवल नहीं पूछा। मिलीमोल पर लीटर में हमारे पास में दोस्तों सोडियम पूछते हैं, पोटेशियम पूछते हैं एंड बाइकार्बोनेट ये पूछते हैं, बाकी चीजें जो है वो मिलीमोल में नहीं पूछा गया। वैसे भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको नॉर्मल हाइपोग्लाइसीमिया समझ में आता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या होता है नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी, क्या होता है, मतलब नॉर्मल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है, और बच्चों में नॉर्मल प्रॉब्लम है। आप और हम कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाते, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगती है तो लोगों के तो चूहे दौड़ते हैं, हमारे तो हाथी दौड़ने लग जाते हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास में एडल्ट में ये चीज नहीं आती है, लेकिन बच्चों में ऐसा क्या होता है कि नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो देखने को मिलता है। और अगर नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो देन उसके वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो हम इस पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो है वो देखेंगे। तो होता क्या है, एक्चुअली दो रीजन होते हैं। एक तो हमारे पास में जो बच्चा है वो न्यूट्रिशन अब तक कहां से गेन कर रहा था, मदर से। जो हमारे पास में प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल कोड है वहां से वो न्यूट्रिशन ले रहा था। तो अब हमने अम्बिलिकल कोड तो काट दी, भाई बच्चा डिलीवर हुआ तो अम्बिलिकल कोड तो काट दी। अब अम्बिलिकल कोड हमने काट दी है, तो अम्बिलिकल कोड काट दी तो मदर से तो जो है वो लेने से रहा, वहां से तो कनेक्शन हट गया। तो एक तो वहां से उसको खाना पीना नहीं मिल रहा। दूसरी चीज क्या होती है कि जो हमारे पास में लीवर होता है, कोई भी चीज आप कोई भी काम करोगे, एक दिन में आप गाड़ी चलाना नहीं सीखते, एक दिन में आप जो है वो सुपर हीरो नहीं बनते हैं। आप धीरे धीरे जो काम करोगे तभी तो बनोगे। तो लीवर पे एकदम से लोड आ गया तो एक दिन में वो सारी चीजों को पूरा थोड़ी कर देगा, एक दिन में वो सारी चीजों को पूरा नहीं करेगा कि वो सब चीजों को है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन कर दे, बाकी सारी चीजों को, उसको टाइम लगेगा, काम करने में टाइम लगेगा। तो देखो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो एक्चुअली होता क्या, आफ्टर बर्थ द बेबी इज सडनली कट ऑफ फ्रॉम द मैटरनल ग्लूकोज सप्लाई थ्रू द प्लेसेंटा। यानी कि जन्म के तुरंत बाद क्या होता है, सडनली जो है वो कट ऑफ हो जाता है। मतलब हमने कोई जो है वो टाइम नहीं दिया कि थोड़ा थोड़ा कम कम करके हम उस ग्लूकोज लेवल को कम करेंगे, हमने सडनली कट ऑफ कर दिया, अम्बिलिकल कॉर्ड तुरंत काट दी। तो जो मैटरनल से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल मिल रहा था वो सप्लाई जो है वो अब बंद हो गई है, क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा जो मिल रहा था वो हमने काट दिया। अब नॉर्मली द बेबी मेंटेन ग्लूकोज लेवल थ्रू, अब देखो मदर से जो मिल रहा था वो तो खत्म हो गया। अब बेबी किस तरीके से जो है वो बेसिकली मेंटेन करता है,
तो उसमें हमारे पास में जो है वो दो प्रोसेस आती है। एक होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, देखो ध्यान से समझिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ग्लाइकोजन, ये समझो, दैट इज कॉल्ड, इसको यूं समझो ग्लाइकोजन लाइसिस, ओ एक बार छोड़ दो, हालांकि प्रोनाउंसिएशन ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, लेकिन आप ये बताओ ग्लाइकोजन ओ लाइसिस। आप इसको अगर आप ग्लूकोजेनेसिस में पढ़ जाओगे तो उसमें कंफ्यूज होगे, ग्लाइकोजन ओ लाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसको बोलते हैं वैसे। तो ग्लाइको में अगर आप करोगे तो फिर ग्लूकोज लेवल आपको याद आ जाएगा। तो आपको ग्लूकोज लेवल आपको याद नहीं करना, आपको याद करना है दोस्तों ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन ओ लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ओ लाइसिस हो गया, ग्लाइकोजन टूट गया, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू लीवर। अब आपको देखो बेसिकली मैं दो तीन चीजें बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड, पहली चीज आती है ग्लाइकोजन ओ लाइसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, ये काम लीवर करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ग्लाइकोजन का जो है हमारे पास में ब्रेक डाउन हो रहा है और वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो बच्चा बेसिकली जो हमारे पास में नियोनेट है वो अपना ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन करेगा, वो मेंटेन करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर। ग्लाइकोजन का जो है ब्रेक डाउन होगा, ये हमारे पास में ग्लाइकोजन है जो कहां पे स्टोर है दोस्तों, ये हमारे पास में लीवर के अंदर स्टोर है। अब ये ग्लूकोज में बदलेगा, ठीक है, और बच्चे को चाहिए ग्लूकोज, तो ये लीवर के अंदर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलेगा। तो पहली चीज तो ग्लाइकोजन जो स्टोर था उसका ब्रेक डाउन करेगा। सेकेंड प्रोसेस आती है दैट इज करा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब हमारे पास में होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा ग्लूकोज, ये हो गया हमारे पास में ग्लूकोज। नियो का मतलब हो गया अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, जैसे प्रोटीन से या फैट से अगर जो है वो ग्लूकोज बनता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस तो हो गया हमारे पास में कि ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उसको हम कह सकते हैं ग्लूकोजेनेसिस। पर ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो वर्ड आ गया, इस नियो पे कंसंट्रेट करो। नियो का मतलब हो गया है कि ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन किससे, या तो बनेगा फैट से या बनेगा प्रोटीन से। प्रोटीन या फैट से हमारे पास में अगर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट से बनेगा तो फिर हम ग्लूकोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी कि फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज बनता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमारे पास में जो नियोनेट है, जो बच्चा है, अब मदर से तो जो है वो उसका ग्लूकोज लेना बंद हो गया, वहां से तो कनेक्शन हट गया। अब वो अपना ग्लूकोज कैसे मेंटेन करेगा, दो प्रोसेस के द्वारा। पहली चीज है कि दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का जो है वो ब्रेक डाउन करेगा और उसको बदलेगा ग्लूकोज के अंदर। तो पहले तो ग्लूकोज वहां से बनाएगा। दूसरा, जो अदर सब्सटेंसेज है, अब बच्चे के अंदर फैट भी बहुत ज्यादा होती है, बच्चे के अंदर प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट तो वो ले नहीं रहा, लेकिन ये चीज तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर एडिपोज वो सारी चीजें, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज जस्ट लाइक दैट फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण करेगा, उसको एन के एन प्रकार अपना जो है वो ग्लूकोज मेंटेन करना। लेकिन और वो मेंटेन कर भी लेता है, 70% 80% बच्चे जो हो मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ये चीज फेल हो जाती है। कैसे, इन सम बेबीज दीज मैकेनिज्म आर इंपेयर्ड और इनसफिशिएंट लीडिंग टू फॉल ऑफ ग्लूकोज लेवल। अब इसमें कोई भी एक चीज, मान लो ये चीज फेल हो जाए या ये चीज फेल हो जाए, ग्लूकोजिनोलाइसिस फेल हो जाए या ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस फेल हो जाए, तो उसकी वजह से इंपेयरमेंट हो जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो फॉल हो जाएगा। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब देखो कोई भी चीज है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं चल रही है किसी भी कारण का, मान लो लीवर सही तरीके से मेच्योर नहीं हुआ या लीवर पहले से जो है वो हमारे पास में जो है वो आगे मेच्योर होने में टाइम ले रहा है, बच्चा प्रीमेच्योर बर्थ कर गया, उसके अंदर लीवर वैसे ही जो है वो मेच्योर नहीं है, तो कोई भी कंडीशन हो जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नहीं मेंटेन होगा, जिसको हम कहते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन सेल्स, यानी कि इसकी वजह से होगा हमारे पास में ब्रेन सेल्स प्राइमरीली डिपेंड ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। जो हमारे पास में ब्रेन सेल्स है वो सिंपली हमारे पास में किसके ऊपर डिपेंड होती है, सिंपली जो है वो एनर्जी जो है वो किससे बनाती है, ग्लूकोज से बनाती है। अब ग्लूकोज तो बन नहीं रहा,
ग्लूकोज तो हमारे पास में बन नहीं रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोलोंग्ड हाइपोग्लाइसीमिया कैन कोज न्यूरोलॉजिकल डैमेज। अब देखो, ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज, उसको तो ग्लूकोज ही चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब ग्लूकोज मिल नहीं रहा, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो थोड़े बहुत समय तक तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट 2-4 मिनट तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लंबे समय तक हमारे पास में ग्लूकोज लेवल जो है वो नहीं मेंटेन होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास में क्या आएगा दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाएगी, और फिर उसकी वजह से लगातार रहेगा तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा, यानी कि ब्रेन के टिश्यू धीरे धीरे जो है वो डैमेज होने लग जाएंगे। तो ये होता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नियोनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया। अब बात कर लेते हैं कोजेज, क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन आती है। ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि मदर से तो हमने कट कर दिया, और वो कट करना जरूरी भी था। अब उसकी वजह से ये चीज होती है, तो क्या क्या चीज जो है वो कोजेज है जिसकी वजह से हमारे पास में क्या आता है, दैट इज कॉल्ड न्यूनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो सबसे पहले हम इन्फेंट रिलेटेड कोजेज ले लेते हैं, 90% जो है वो इन्फेंट रिलेटेड ही होता है। तो पहली चीज, प्रीटर्म इन्फेंट, इमेच्योर लीवर एंड लो ग्लूकोज स्टोरेज। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन चल रही है, पहली जो मैंने आपको पहले बताई दी थी कि क्या क्या कंडीशन होते हैं। प्रीटर्म इन्फेंट है, प्रीटर्म इन्फेंट आपको पता ही दोस्तों कि 37 वीक से पहले जो बच्चा हमारे पास में पैदा होता है उसको हम कहते हैं प्रीटर्म। ठीक है, तो प्रीटर्म बच्चा पैदा है तो उसके अंदर दोनों चीज है, एक तो इमेच्योर लीवर है, लीवर जो है वो इमेच्योर है। दूसरी चीज, उसके अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी कम है। अरे भाई, बच्चा जब धीरे धीरे हमारे पास में ग्रो करता है तो ग्लाइकोजन का स्टोर होता रहता है। तो बच्चा हमारे पास में टर्म पैदा होगा, मतलब टाइम पे पैदा होगा, तो उसके अंदर स्टोरेज भी ठीक रहेगा प्लस लीवर भी ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों अपोजिट कंडीशन काम करी है। एक तो क्या, स्टोरेज भी इतना सही है, ठीक है, मान लो इतना होता है नॉर्मल, तो स्टोरेज भी इतना ही है। दूसरी चीज, लीवर भी इमेच्योर है, तो लीवर भी इमेच्योर है तो उस, और ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी कम है, तो जो स्टोरेज है उसको भी सही तरीके से ग्लूकोज में नहीं बदल पा रहा। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी, यानी कि जिनकी जो है वो गेस्टेशनल एज कम होती है, एंड लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी। दोनों लार्ज गेस्टेशनल एज एंड स्मॉल गेस्टेशनल एज, ये मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखी है दोस्तों, वहां पे आप जाके देख सकते कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो होती है। नेक्स्ट होता है इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। ठीक है, अगर मदर को जो है वो डायबिटीज है, बच्चे की मदर को जो है वो डायबिटीज है, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास में बच्चे के अंदर नियोनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और ये क्वेश्चन तो हमारे पास में मैं कहूं दोस्तों लगभग 50 बार से भी ज्यादा पूछा गया है कि अगर मदर जो है वो हमारे पास में डायबिटीज है तो बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन आ सकती है। तो बच्चे के अंदर दोस्तों नियोनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए, परमानेंटली इसको जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पेरीनेटल एस्पेक्सिया। पेरीनेटल एस्पेक्सिया आपको पता ही दोस्तों कि हमारे पास में जस्ट जो है वो डिलीवरी के बाद है एस्पेक्सिया होता है वो चीज। नेक्स्ट, सेप्सिस कंडीशन, डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी से पहले जो है वो कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो तो उसकी कंडीशन में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोलीसाइथेमिया। पोलीसाइथेमिया होता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जितने भी हमारे पास में ब्लड सेल्स है, हालांकि इसके अंदर बेसिकली तो हमारे पास में आरबीसी ही बढ़ती है, इंक्रीज आरबीसी को वो पोलीसाइथेमिया कहते हैं। और जितने भी हमारे पास में ब्लड सेल्स है वो अगर सारी बढ़ जाए उसको भी पोलीसाइथेमिया कहते हैं। अब ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है दोस्तों, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है एंड प्लेटलेट भी होती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं कि कई बार आरबीसी को बोल देते हैं कि आरबीसी बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं पोलीसाइथेमिया। अब आपको कि सर बाकी चीजें भी है, बाकी चीजें भी है, लेकिन दोस्तों जितना भी हमारे पास में ब्लड सेल्स होती है उसका 99% हिस्सा तो यही ले लेती है, आरबीसी 99% हिस्सा ले लेती है, बाकी जो दोनों बची वो हमारे पास में 1% होती है। तो इसकी वजह से आरबीसी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो भी पोलीसाइथेमिया कहते हैं, सारी ब्लड सेल्स बढ़ गई तो भी पोलीसाइथेमिया कहा जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास में हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया की क्लास भी मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे आपको ले रखी है बुलेट सीरीज के अंदर। अगर हमारे पास में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा इसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। अब कमेंट करके ये बताइए कि बच्चों में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट से हमारे पास में टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसको हम नियोनेंटल हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी नियोनेंटल हाइपोथर्मिया मैंने बुलेट सीरीज के अंदर कंप्लीट करवा रखा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन द सेंस कि एग्जाम्पल कंजेनाइटल हाइपर इंसुलिनिया, एड्रिनल इंसफिशियंसी। अगर मान के चलिए हमारे पास में जो है वो हाइपर इंसुलिनिया हो जाए, देखो कंजेनाइटल हाइपर इंसुलिनिया मतलब इंक्रीज इंसुलिन लेवल,
इंक्रीज इंसुलिन लेवल। अब इंक्रीज इंसुलिन लेवल है तो उससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर इंसुलिन लेवल ज्यादा है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज के जस्ट अपोजिट काम करता है। यानी कि ये हमारे पास में हो गया दोस्तों इंसुलिन एंड जस्ट अपोजिट डिप्रेस्ड बाय ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमारे, इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, ये सारी चीज ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल ग्लैंड में जो हमारे पास में इंसुलिन इनसफिशिएंसी आ जाती है तो एड्रिनल ग्लैंड के भी हमारे पास में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्लूकोज को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में कोजेज इन्फेंट रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं मदर रिलेटेड। ये तो था बच्चे की वजह से जो है वो बच्चा खुद हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में जा रहा है। सेकंड आ जाता है मदर रिलेटेड या मैटरनल रिलेटेड, मतलब मदर में ऐसी क्या चीज हो जाएगी जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में बच्चा नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है डायबिटीज मेलाइटस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्री एक्लेम्पसिया। अगर मदर जो है वो प्री एक्लेम्पसिया से सफर कर रही है, मतलब हमारे के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है ब्लड बीपी इंक्रीज हो गया है, तो उस कंडीशन में भी जो है बच्चे के अंदर जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। नेक्स्ट पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, मदर जो है वो हमारे पास में कम खाएगी, खाना पीना उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो बच्चे को कैसे दे पाएगी। तो खुद ही भूखी है तो बच्चा तो भूखा रहना जो है वो जायज है, तो खुद भूखी है तो बच्चे के अंदर भी जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन आएगी। नेक्स्ट आती है मेडिकेशन, जैसे बीटा ब्लॉकर्स है। बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशन ज्यादा यूज में लेने से भी जो है वो हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया आता है। जैसे स्टेरॉइड थेरेपी या स्टेरॉइड ड्रग्स लेते हैं तो हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, वैसे हमारे पास में अगर बीटा ब्लॉकर लेते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फीडिंग रिलेटेड। नेक्स्ट आ गया, देखो पहले हमने मदर रिलेटेड, पहले हमने बच्चों से रिलेटेड पढ़ लिया कि बच्चे अगर ऐसी कंडीशन में आएंगे तो हमारे पास में नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होगा। सेकंड हमने मदर रिलेटेड पढ़ लिया कि मदर में अगर ये चीजें प्रॉब्लम आएगी तो बच्चों में ये चीज आ सकती है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड फीडिंग रिलेटेड। फीडिंग रिलेटेड की अगर हम बात करें कि अब बच्चे को जो हो ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं करवाइए, डिले इन इनिशिएटिव फीडिंग। आपको पता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद जो है वो हमारे पास में जो है वो आधे घंटे के बाद दे दिया जाता है। देन सीएस के अंदर हम जो है वो 4 से 6 घंटे के अंदर जो है हम दे सकते हैं। तो कोई कोई मदर, मान लो बच्चे ने दूध पीना ही शुरू नहीं किया या बच्चे को पिलाना ही नहीं किया, तो वो होता है फीडिंग रिलेटेड। अगर उसको खाना ही नहीं दोगे, मान लो कि उसका लीवर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन आप ऊपर से कम उसको जो है वो मिल्क दो ताकि वो ग्लूकोज मेंटेन करे। नेक्स्ट आता है इनएडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग, वही चीज हमारे पास में डिले इन इनिशिएटिव फीडिंग या इनएडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बच्चे को देना चाहिए। अब बच्चे को जो हो ब्रेस्ट फीडिंग आपको पता है जब जब बच्चा डिमांड करे तब देना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं होना चाहिए कि दिन में 3 बार दो, दिन में 4 बार दो। मैं कहता हूं एडुकेट होना चाहिए, बच्चे को जरूरत है तो 5 बार भी दीजिए, 8 बार भी जो हो ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। एंड वोमिटिंग, मान के चलिए कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग तो करवा रहे हैं लेकिन बच्चा हर बार ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो हो वोमिटिंग कर रहा है, तो वोमिटिंग करेगा तो दूध अंदर बचा ही नहीं है तो बेचारा ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन करेगा। तो ये हो गया हमारे पास में फीडिंग रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड पूछे थे। क्या क्या साइन सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास बच्चा जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया से सफर कर रहा है। तो पहली चीज मैंने बताई दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम होती है बच्चे का एक ही काम होता है रोना। खाली पेट है रोएगा, ज्यादा भर गया तो रोएगा, देन उसके बाद गीला हो गया रोएगा, देन पेट दर्द हो रहा है रोएगा, पेट दर्द कर रहे हैं रोएगा, हर चीज में वो रोएगा। इसलिए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, ये लाइन याद रखना, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में भी एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक, ये चीज ध्यान रखना। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास में जो है वो कम हो गया। अब किसी बच्चे में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक इन द सेंस कि साइन सिम्टम्स जो है वो पता ही नहीं चलेंगे, और सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अब देखो सिम्प्टोमेटिक है तब तो अच्छी बात है, हमें चलो कुछ तो आइडिया लगेगा तो हम कुछ तो करेंगे। बच्चा जो हो इरिटेबल है या फीडिंग ढंग से नहीं ले रहा है या जो भी चीजें हैं, तो हमें उसके अंदर कोई साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्राई के अंदर चेंजेस आ रहा है, बच्चा बार बार जो है वो एपनिया के कंडीशन में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक कर लेते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस यही होता है, दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मतलब पता ही नहीं चलेगा। जैसे मान के चलिए किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो वो सीधा सीधा हॉस्पिटल में जाएगा, जांच करवाएगा, पता चलेगा ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को ठीक करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन मान के चलिए उसकी ब्लॉकेज है, कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, रात को सोया सुबह निकल गया, ठीक है, मतलब ऊपर पहुंच गया, एसिम्प्टोमेटिक। तो एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा डेंजरस है और इसी वजह से ये नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हमारे पास में ज्यादा डेंजरस है। इसलिए चाहिए कि जो निक्कू के अंदर जो नर्स काम कर रही है, जो नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहा है, उसको चाहिए कि एक पीरियडिकली टाइम पे जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करें। तो ये नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो एसिम्प्टोमेटिक भी होता है और सिम्प्टोमेटिक भी होता है। एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से ये ज्यादा डेंजरस होता है, सिम्प्टोमेटिक का तो हम पता लगा ही लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिम्प्टोमेटिक। अब आप कहोगे सर एसिम्प्टोमेटिक की हम पहले बात कर लेंगे। अरे एसिम्प्टोमेटिक की बात कैसे करोगे, जब सिम्टम्स है ही नहीं तो फिर कैसे बात करोगे आप एसिम्प्टोमेटिक की। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं सिम्प्टोमेटिक में। तो सिम्प्टोमेटिक में आता है दोस्तों जिटरनेस एंड ट्रेमर्स। जिटरनेस मतलब टाइटनेस, बच्चा जैसे जकड़न वाली चीज करता है, हल्के फुल्के ट्रेमर्स आते हैं, उसको बोलते हैं जिटरनेस। एक तो बच्चा हाथ पैर बहुत अच्छी तरीके से मारता है, एक जैसे किसी ने जकड़ा हुआ है उस तरीके से मारता है, उसको हम बोलते हैं जिटरनेस एंड ट्रेमर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इरिटेबिलिटी एंड लिथार्जी। बच्चा जो है वो इरिटेबल रहेगा, लिथार्जी रहेगा, बिल्कुल कमजोर रहेगा। ऑफकोर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हमारे पास में डिक्रीज है तो लिथार्जी तो रहना ही रहना है और बच्चा इरिटेबल रहेगा। पुअर फीडिंग और रिफ्यूजल टू फीड। बच्चा जो है वो भगवान का एक गॉड गिफ्ट ही होता है दोस्तों, कि बच्चा तुरंत जो है वो फीडिंग चालू कर देता है। ठीक है, आपको ताज्जुब आएगा, जैसे सकिंग रिफ्लेक्स हम चेक करते हैं ना, अंगुली डाल के हम चेक करते हैं तो तुरंत वो चूसना होता है। इसको किसी ने सिखाया नहीं जाता, आपने हमने तो नहीं सिखाया, हर चीज सिखाई जाते हैं, लैंग्वेज सिखाई जाती है, देन चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, लेकिन फीडिंग करना नहीं सिखाया जाता। बच्चा जब पैदा होता है तो आप थोड़ा सा उंगली डाल के देखोगे तो तुरंत वो सक करेगा। ठीक है, तो उसमें हमारे पास में ये बाई बर्थ होता है, भगवान की बहुत अच्छी जो है वो गॉड गिफ्ट है। तो उसमें हमारे पास में बच्चा जो हाइपोग्लाइसीमिया से सफर कर रहा है वो पुअर फीडिंग एंड रिफ्यूजल टू फीड, फीड जो है वो नहीं ले पाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया मतलब लो मसल टोन। एक तो बच्चा जोर जोर से हाथ पे मारता है एक जो है वो इस तरीके से लिथार्जी रहेगा, मसल स्टोन रहेगी नहीं, हाथ को पकड़ के खींचोगे ऐसे बिल्कुल लूज रहेगा। और हो सकता है अगर सीवियर हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया आ जाए तो फिर वो कंडीशन आ जाएगी, सीजर्स भी देखने को बच्चे में मिल सकते हैं। एंड एपनिया, ब्रीदिंग पोज एंड साइनोसिस। बच्चे के हाथ पैर जो है वो नीले पड़ जाएंगे, साइनोसिस की कंडीशन रहेगी, और साथ के साथ जो है वो ब्रीदिंग पोजेज मतलब बीच बीच सांस लेने में जो है वो दिक्कत आएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर हमारे पास में जो है वो डिक्रीज रहेगा, कितना रहेगा वो मैंने आपको पूछा बोला था, कमेंट में करके बताइएगा। नेक्स्ट आता है वीक एंड हाई पिच क्राई। वीक एंड हाई पिच, धीरे हो गया पर पिच जो हो उसकी तेज होगी, और अगर सीवियर केसेज हो जाएगा तो बच्चा कोमा में भी जा सकता है। ये आपको पता ही है, हाइपोग्लाइसीमिया का लास्ट अल्टरनेट क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो कोमा में चला जाता है। तो ये होगा हमारे पास में सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक की बात मैंने आपको बता दी थी, जिसके सिम्टम्स ही नहीं है उसको हम आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डायग्नोसिस, कैसे आप जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का डायग्नोसिस करोगे। डायग्नोसिस का बहुत इजी है। हाइपोग्लाइसीमिया का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स जितनी बड़ी डिजीज है उतना ही इजी इसका डायग्नोसिस है। सिंपली ग्लूकोमीटर से हम जो है वो आरबीएस चेक करते हैं, बस हो गया काम। ऐसे जैसे हमारे पास में बीपी कितनी बड़ी डेंजर जो है वो प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन मान लो, हाइपोटेंशन मान लो, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन इसको चेक करना बहुत आसान है, बीपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक कर लो। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है वो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको जो है वो क्या करना होता है, ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैपिलरी और वीनस सैंपल जो है वो मेजर करते हैं बाय ग्लूकोमीटर और लेबोरेटरी मेथड्स। ठीक है, या तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में, अब एडल्ट में तो जो है वो अंगुली से हम लेते हैं, लेकिन बच्चों में तो आपने देखा होगा अंगुलियां ऐसे रहती है, वो हमेशा हाथों को ऐसे पिचका के रखता है, आप उसकी अंगुली खोलना भी चाहोगे तो ऐसा लगेगा कि अभी जो है वो खत्म हो जाएगी, और इसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत कम होती है। तो वहां से हम नहीं लेते हैं। बच्चे का जो हमारे पास में हील पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, यहां से हम जो है वो सैंपल लेते हैं। थोड़ा सा नीडल से निकाला, देन ग्लूको स्ट्रिप लगाई, देन इसके बाद ग्लूकोमीटर के द्वारा जो है वो चेक कर लेते हैं। या फिर जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेके तो हम जो हो तो सीबीसी भी करवाते हैं, देन सीआरपी भी करवाते हैं, उसके साथ साथ हम जो है वो
ब्लड ग्लूकोज लेवल भी करवा लेंगे। तो ये हमारे पास में कैपिलरी और वीनस सैंपल जो हो मेजर किया जाता है ग्लूकोमीटर या लेबोरेटरी मेथड्स के द्वारा। एंड कन्फर्म लो वैल्यू बाय लेबोरेटरी मेथड इफ पॉसिबल। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल से हमारे पास में कम आई है और अगर हमारे पास में फिर भी ऑप्शन है कि हम लेबोरेटरी मेथड के द्वारा चेक करवा सकते हैं, तो लेबोरेटरी मेथड जो हो वो हमारे पास में ज्यादा रिलायबल होता है। तो ये हमारे पास में डायग्नोसिस हो गया, दैट इज कॉल्ड नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का। अदर इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो अदर इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, सीरम इंसुलिन लेवल देखते हैं। सीरम इंसुलिन लेवल देखते हैं कि कहीं इंसुलिन बढ़ा हुआ तो नहीं है, टू डिटेक्ट हाइपर इंसुलिनिमिया। इंसुलिन लेवल अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको पता है ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको कम ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इंसुलिन को रोकने वाली जो है वो ड्रग्स दी जाती है। सेकंड, ब्लड गैसेज एनालिसिस देखते हैं। ब्लड गैसेज एनालिसिस में देखते हैं कि कहीं एसिडोसिस की कंडीशन तो नहीं आ रही है। सीरम कोर्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन, ये दोनों चीजें देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताइए कोर्टिसोल कोर्टिसोन ये एड्रिनल हार्मोन है। तो हमने पढ़ा था ईटियोलॉजी के अंदर एड्रिनल इनसफिशियंसी की वजह से भी हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है, देन कोर्टिसोल लेवल अगर हो रहा है तो उसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड कल्चर करते हैं। अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो उसमें भी हमारे पास में ब्लड कंजप्शन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड न्यूबॉर्न मेटाबॉलिक स्क्रीन, न्यूबॉर्न मेटाबॉलिक स्क्रीन मतलब इन्फेंट में अंदर जो है वो हमारे पास में खाने पीने से मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एरर आते हैं, क्योंकि लीवर जो है हमारे पास में अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है, देन मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होता, इसकी वजह से भी हमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को जो है वो मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास में अदर इन्वेस्टिगेशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे पास में मैनेजमेंट की, कि आपने ये तो देख लिया कि हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया ये होता है, आपने ये भी देख लिया है कि ऐसे ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, आपने ये भी देख लिया है कि हमारे पास में कई बार ये एसिम्टोमेटिक भी होता है, बहुत सारी चीजें देख ली। फाइनली आपने जो है वो जैसे भी एसिम्टोमेटिक है सिम्टोमेटिक है, आपने सिम्टोमेटिक देख के ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर दिया, या आपने देख लिया कि रूटीन के हिसाब से आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया, देन फाइंड आउट हुआ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारे पास में कम है, यानी कि कंडीशन है हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया की, मतलब नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। तो आप इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है इमीडिएट मैनेजमेंट। इमीडिएट मैनेजमेंट में आ जाता है कि आप तुरंत क्या करोगे। तो उसमें हमारे पास में गोल क्या होता है, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन या अबव 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि हमारे पास में एन केन प्रकार हमने जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया तो हमारे पास में क्या निकला दोस्तों, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया निकला, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो निकला। अब नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया निकला तो हमारे पास में पहला टारगेट है कि एन केन प्रकार हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर या इक्वल लेके जाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिम्टोमेटिक बेबी है तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फीड अर्ली विद इन 30 मिनट्स ऑफ बर्थ के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर हम जो है वो उसको फीडिंग देंगे। अब दोस्तों जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है उसमें तो 30 मिनट के अंदर जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास में LSCS है, या CS बोल देते हैं, LSCS नहीं बोलेंगे, CS है, सिजेरियन सेक्शन है, जैसे हमने कल ही पढ़ा था सिजेरियन सेक्शन। अगर सिजेरियन सेक्शन है तो मदर तो हमारे पास में जो है वो 30 मिनट के अंदर नहीं दे पाती है, उसके लिए कम से कम जो है वो 4 से 6 घंटे जो है वो चाहिए होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको वैसे फीडिंग दी जाती है, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल जो है वो फीड दिया जाता है। एंड एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 to 3 आवर्स। देन साथ के साथ मदर को जो है एनकरेज करते हैं कि हर 2 से 3 घंटे में आप जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग दीजिए, हर 2 से 3 घंटे में आप जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, ताकि बच्चा जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। इफ बेबी कैन नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, गिव एक्सप्रेस्ड मिल्क और फॉर्मूला 5 to 10 ml पर kg पर फीड। यानी कि अगर जो है वो हमारे पास में मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही किसी भी कारणवश, उसके अंदर दूध नहीं है, या उसके अंदर सिजेरियन है, या मदर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है तो वो ऑलरेडी आईसीयू में भर्ती है, किसी भी कोई भी रीजन है, ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है कि वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, तो उसमें हम एक्सप्रेस्ड मिल्क देते हैं। एक्सप्रेस्ड मिल्क में हमारे पास में क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल, जैसे हमारे पास में आर्टिफिशियल मिल्क आता है वो मिल्क देते हैं, और वो मिल्क कितना दिया जाता है, वो मिल्क दिया जाता है 5 से 10 ml पर kg पर फीड। जैसे हमें फीड देनी है, जैसे अब हम फीड दे रहे हैं,
राइट। जैसे हमारे पास में टाइम हो गया 7:30, तो हम 7:30 बजे फीड दे रहे हैं, तो लगभग 5 से 10 ml पर केजी के हिसाब से जो है वो देंगे। जैसे मान के चलिए कोई 3 केजी का बच्चा है, तो उसमें लगभग जो है वो हमारे पास में 15 से 30 ml जो है वो हम मिल्क बना लेंगे एक बार में। और जितना वो लेगा, जबरदस्ती नहीं, 15 ml लिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 20 ml लिया ओके है, 22 लिया, 25 लिया कोई दिक्कत नहीं, 15 से कम नहीं देना, 30 से ज्यादा नहीं देना। और वो पर केजी पर फीड देते हैं। फिर नेक्स्ट फीड हम फिर 2-3 घंटे बाद देते हैं, फिर नेक्स्ट फीड हम फिर 2-3 घंटे बाद देते हैं। तो ऐसे जो है वो हम फीड दी जाती है। एंड रीचेक ग्लूकोज आफ्टर 30 मिनट्स। बच्चे के अंदर जो हो हर 30 मिनट के बाद जो हो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करेंगे। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे तो हमारे पास में कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो फीड दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट मैनेजमेंट। अब बात आती है हमारे पास में सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक आ गया हमारे पास में। सिम्टोमेटिक कब आता है? सिम्टोमेटिक कब आता है? जब हमारे पास में बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, यानी कि लेस देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सिम्टोमेटिक। मतलब हमारे पास में पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो पहले साइन सिम्टम्स ही अराइज नहीं हुआ, वो तो आपने सडनली जो है वो ग्लूकोज लेवल चेक कर लिया और आपने पाया कि हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है। अगर 24 घंटे का बच्चा है तो 24 घंटे का बाद का है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो है वो ज्यादा है। तो हमारे पास में पहली चीज आ जाती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कि हम क्या करेंगे कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास में 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, गिव 10% डेक्सट्रोज आईवी बोलस। 10% जो है वो डेक्सट्रोज दिया जाता है। उसके बाद 2 ml पर केजी के हिसाब से जो है वो 5 मिनट तक दिया जाता है। सबसे पहले 10% ग्लूकोज लेवल जो है वो हम बोलस के रूप में देखते हैं। अब वो बोलस कैसे दिया जाएगा? वो बोलस दिया जाएगा 2 ml पर केजी 5 मिनट के अंदर। ये बोलस की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि हमें 10% डेक्सट्रोज देना है। वो डेक्सट्रोज कैसे दोगे? तो 2 ml पर केजी विद इन 5 मिनट्स में देते हैं। जैसे कि मान के चलिए 3 केजी का जो है वो हमारे पास में बच्चा है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर लगभग जो है वो 6 ml, ठीक है, 6 ml जो है वो हम क्या देंगे, 10% डेक्सट्रोज देंगे। अब ये 6 ml 10% डेक्सट्रोज ओवर 5 मिनट के अंदर देंगे। ओवर 5 मिनट के अंदर हम ये जो है वो 6 ml जो है वो दिया जाएगा। देन उसके बाद आपने बोलस दे दिया, ठीक है। बोलस किस रेंज में दिया? वो आपने दे दिया दोस्तों 2 ml पर केजी 5 मिनट में। 3 केजी का बच्चा है तो आपने 6 ml जो है वो डेक्सट्रोज दिया 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर उसके बाद क्या करोगे, फॉलोड बाय कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन। फिर आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जाता है। कोई भी चीज बोलस में देने के बाद जो है उसको आईवी इन्फ्यूजन के रूप में देते हैं। अब वो कब देते हैं दोस्तों? वो देते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 10% डेक्सट्रोज एट 6 to 8 मिलीग्राम है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ml नहीं है, यहाँ पे मिलीग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से जो है वो दिया जाता है। अब आपको बताइए 10% डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है? 10% डेक्सट्रोज का मतलब होता है कि 100 ml के अंदर जो है वो क्या होता है दोस्तों, 10 ग्राम जो है वो हमारे पास में है। क्या होता है दोस्तों? 10 ग्राम जो है वो हमारे पास में ग्लूकोज है। 25 में 25 ग्राम जो आता है। अब हमारे पास में उस ग्राम को जो है वो हम किस में बदलेंगे? 10 ग्राम होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में दोस्तों 1000 मिलीग्राम जो है वो होते हैं। तो उसको हम देते हैं 6 से 8 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट। यहाँ पे हमारे पास में ये 10 जो है वो ग्राम है दोस्तों, ठीक है, ग्राम। और हम दे रहे हैं 6 से 8 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है। उस हिसाब से जो है उसको सेट किया जाता है। और ड्रग डोज कैलकुलेशन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो दोस्तों मैंने एक क्लास ली थी, दैट इज कॉल्ड ड्रग डोज कैलकुलेशन की, बुलेट सीरीज में लाइव क्लास थी। मैं कह रहा हूं आप उसमें से जो है वो ड्रग डोज कैलकुलेशन देखोगे तो दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाए ड्रग डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो वो देखिएगा। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने सबसे पहले अगर कोई सिम्टोमेटिक है, यानी कि बच्चे का ब्लड जो है वो ग्लूकोज लेवल कितना है दोस्तों, 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, इमीडिएटली हम जो है वो दोस्तों 10% डेक्सट्रोज आईवी बोलस के रूप में देंगे। और वो बोलस कैसे देंगे? 2 ml पर केजी के हिसाब से देंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल करके बता दिया। फिर उसके बाद जो है वो कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देंगे, 10% डेक्सट्रोज देंगे, 6 से 8 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट देते हैं। एंड
मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल एवरी 30 to 60 मिनट अंटिल इज स्टेबल। हर 30 से 60 मिनट के बाद जो है हम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करते हैं। ये हो गया हमारे पास में अगर सिम्टोमेटिक बेबी है या बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में ट्रीट अंडरलाइंग कोजेस। उसके बाद आपने बोलस दे दिया, बच्चे को स्टेबल तो कर दिया, आपने सारी चीज कर दी, बोलस दे के बच्चे को बिल्कुल स्टेबल कर दिया, बच्चा जो है वो ठीक है। लेकिन बाकी अंडरलाइन कोजेज जैसे हाइपोथर्मिया की वजह से हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था, हाइपर इंसुलिमिया की वजह से हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा था, एस्पेक्सिया की वजह से हाइपोक्सिया हो रहा था, तो ये बाकी चीजें जो है वो ठीक करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? ट्रीट अंडरलाइन कोजेज, मतलब बाकी की जो चीजें हैं उसको ठीक करेंगे। कैसे? कौन कौन सी चीजें? मैनेज सेप्सिस, सेप्सिस को मैनेज करेंगे, मतलब कोई भी इंफेक्शन है उसको मैनेज करेंगे। हाइपोथर्मिया को मैनेज किया जाएगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर कम हो उसको मैनेज किया जाएगा। एस्पेक्सिया की कंडीशन है उसको मैनेज किया जाएगा। एंड एडजस्ट इंसुलिन डोज इफ मदर इज डायबिटिक। अगर मदर जो है वो डायबिटिक है तो उसमें एग्जैक्ट जो है वो इंसुलिन की डोज करके ही जो है वो एडजस्ट किया था। क्यों? क्योंकि अगर मदर हमारे पास में जो है वो डायबिटिक है और उसको इंसुलिन थेरेपी दे रही है, अगर गलती से उसने इंसुलिन जो है वो ज्यादा ले लिया है या ज्यादा दे दिया गया है तो फिर बच्चा भी जो है वो उससे अफेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास में ट्रीट अंडरलाइन कोजेज। तो पहले हमने दोस्तों एसिम्टोमेटिक वाला देखा, फिर हमने सिम्टोमेटिक वाला देखा, फिर जो अदर ट्रीट थे उनको देखा। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में इफ परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर कोई बच्चा लगातार जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया से सफर कर रहा है, ये जो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आती है न्यूनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया की, ये 1 या 2 दिन आती है, उसके बाद नहीं आती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि लगातार जो है वो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया से सफर कर रहा, मतलब लगातार जो है वो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया से सफर कर रहा, 3 दिन बाद भी 5 दिन बाद भी आप चेक करोगे तो भी हाइपोग्लाइसीमिया से सफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आपको करना है कि उसके कोजेज फाइंड आउट करने हैं और क्या क्या करना है, तो वो चीज। तो सबसे पहली चीज आएगी मे रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें जो है वो हमारे पास में होनी चाहिए। तो पहली चीज ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन कहां से सीक्रेट होता है? ये चीज आपको पता है ये दोस्तों, ग्लूकागोन जो है हमारे पास में जो अल्फा सेल्स है वहां से सीक्रेट होता है, इंसुलिन के जस्ट अपोजिट ही कार्य करता है। तो उस बच्चे को अगर लंबे समय तक हाइपोग्लाइसीमिया रहता है या लंबे समय तक हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसके अंदर ग्लूकागोन का इंजेक्शन लगाते हैं 30 माइक्रोग्राम पर केजी IM और IV जो है वो ग्लूकागोन का जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं। क्लियर है? अगर लंबे समय तक हाइपोग्लाइसीमिया है तो क्या किया? ग्लूकागोन का लगाया 30 मिलीग्राम पर केजी IM या IV के हिसाब से देते हैं। देन उसके बाद हाइड्रोकोर्टिसोन, आपको पता ही है स्टेरॉइड से हमारे पास में जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, यानी कि 2.5 मिलीग्राम पर केजी एवरी 6 आवर देते हैं। हर 6 घंटे के बाद हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो उसको दिया जाता है। और वो कैसे दिया जाता है? 2.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से जो है वो दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो है वो हमारे पास में कितना है दोस्तों? 3 केजी का बच्चा है, ठीक है, तो लगभग 7.5 मिलीग्राम जो है वो हर 6 घंटे से दिया जाएगा हाइड्रोकोर्टिसोन। देन उसके बाद आता है हमारे पास में डाइजोक्सिड मतलब फॉर हाइपर इंसुलिनिमिया। अगर कोई बच्चा हाइपर इंसुलिनिमिया से सफर कर रहा है, यानी कि ये हम कह सकते हैं इंसुलिन लेवल इसके अंदर जो है वो ज्यादा है, तो उसके अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड डाइजोक्साइड देते हैं। ये क्या करते हैं? इस इंसुलिन लेवल को जो है वो रोकता है, इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंसल्ट नियोनेटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है। देन उसके बाद लंबे समय तक हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया से रह रहा है तो जो नियोनेटोलॉजिस्ट है, यानी कि बच्चों का जो नियोनेट का डॉक्टर है या जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, उससे जाके कांटेक्ट करेंगे, उससे जो है वो एक बार रिव्यू ले लेंगे। हो सकता है क्या पता पेनक्रियाज में ऐसी कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से लगातार इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। नियोनेटोलॉजिस्ट भी कई बार ऐसी एबनॉर्मलिटी आ जाए जिसकी वजह से भी जो है हमारे पास में लगातार हाइपोग्लाइसीमिया रहे, तो ये जो है वो हम कंसल्ट करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। ऑफ कोर्स अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो कॉम्प्लिकेशन तो अराइज होगी, और कॉम्प्लिकेशन भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी, सीजर्स, कोमा, डेथ वाली कंडीशन में तुरंत बच्चा सोए का सोई रह जाता है, ठीक है। तो बड़ी डेंजर जो है वो चीज है, कहते हैं ना काफी खतरनाक लोग हैं, तो वही सारी चीजें। तो सबसे पहले हम सीजर्स बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली चीज आती है सीजर्स देखने को मिलेगा। ब्रेन डैमेज जो है वो देखने को मिलेगा, मतलब न्यूरोलॉजिकली जो है वो न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डैमेज देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट डिले होगा, डेवलपमेंट डिले इन द सेंस बच्चे का जो है वो ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो स्लो होगा, ठीक है। जो हमारे पास में रिफ्लेक्स आते हैं, जो सारी चीजें वो सब लेट आएगी।
देन लर्निंग डिसेबिलिटी जो सीखने कैपेसिटी है वो सारी चीजें जो है वो डिसेबिलिटी होगी, सीखने से रिलेटेड उसको डिसेबिलिटी होगी। एंड कोमा एंड डेथ भी हो सकती है इन सीवियर अनट्रीटेड केसेस। अगर सीवियर और अनट्रीटेड केसेस है उसके अंदर जो है वो कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट की, फिर हम इस समरी की और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में मतलब क्या क्या करेंगे। तो इतनी सारी डिजीज पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई जो है वो दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि क्या क्या करोगे, कैसे करोगे, किस लिए करोगे, वो चीज आपको बताइए। तो सबसे पहले हम नर्सिंग एक्शन क्या लेंगे और उसका रेशनल, हम वो चीज क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले असेस रिस्क फैक्टर को असेस करेंगे, जैसे इमेच्योरिटी है, देन हमारे पास में शॉर्ट गेस्टेशनल एज है, लो इंसुलिन डायबिटिक मदर है। अगर ये कंडीशन है, मतलब कि सबसे पहले हम असेस करेंगे, बच्चे का जो है वो हिस्ट्री लेंगे। तो बच्चा अगर प्री मेच्योर है तो हो सकता है हमारे पास में हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार प्री मेच्योर है तो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। इंसुलिन डायबिटिक मदर है, मान के चलिए मदर को जो है वो डायबिटीज है, तो भी हमारे पास में कान खड़े हो जाने चाहिए कि हो इसको जो है वो क्या चीज है दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। एंड शॉर्ट गेस्टेशनल एज है तो भी ये सारी चीजें। इससे क्या होगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क इन्फेक्ट, जो इन्फेंट रिस्क में है यानी कि जो हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क कंडीशन में आते हैं उसका पहले से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉनिटर टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हाइपोथर्मिया की कंडीशन आती है तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में हमारे पास में जो ब्रेन है कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेटेड हो जाती है, और वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या करती है, ग्लूकोज का कंजप्शन बढ़ा देती है। भाई एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, ग्लूकोज को जो है वो बढ़ा के ना, ग्लूकोज का कंजप्शन बढ़ाएंगे तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हाइपोथर्मिया होगा मतलब इंक्रीज ग्लूकोज कंजप्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट, इनिशिएट अर्ली एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो हमें फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? ताकि हम हाइपोग्लाइसीमिया से जो है वो प्रिवेंट हो सके। एंड मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रीक्वेंटली, जो बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसका एक अल्टरनेट टाइम पे जो है वो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करेंगे। क्यों? टू डिटेक्ट एंड मैनेज अर्ली, जल्दी चेक कर लेंगे तो जल्दी से हम ट्रीट कर सकते हैं, अदर फिर वो जो हमारे पास में सिम्टोमेटिक कंडीशन में चला जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया लाइक ट्रिमर्स लिथार्जी, अब हम ऑब्जर्व करेंगे ऐसा कोई भी साइन सिम्टम्स जिससे हमें लगता है कि बच्चा जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में जा रहा है, जैसे ट्रिमर्स है, लिथार्जी है, वो सारी चीजें। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, ठीक है, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रमोट ट्रीटमेंट हम जो है वो करेंगे। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर आईवी डेक्सट्रोज एज ऑर्डर, मतलब जो हम हमारे पास में हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो है वो डेक्सट्रोज बताया है, जितना एडमिनिस्टर करने के लिए बोला है वो हो जाएगा करेक्ट लो ग्लूकोज लेवल, ताकि हम जो है वो ग्लूकोज लेवल को जो है वो करेक्ट कर सके। जितना एडवाइस किया उतना डेक्सट्रोज देना है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर सके। मान लो एडवाइस ज्यादा किया और आपने जानबूझ के नहीं दिया तो वो भी बात गलत है। नेक्स्ट आता है मेंटेन वार्म का मतलब होता है यानी कि रेडिएंट वार्मर यूज करेंगे ताकि क्लाइंट या बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा तो ज्यादा ग्लूकोज का जो है वो कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। प्रिवेंट एडिशनल एनर्जी लॉस, जो एडिशनल एनर्जी लॉस है उसको हम बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, एजुकेट मदर अबाउट द रेगुलर फीडिंग एंड सिम्टम्स, मदर को जो है वो एजुकेट करेंगे, ठीक है, रेगुलर फीडिंग और सिम्टम्स के लिए, मतलब प्रमोट अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ऑल ऑब्जर्वेशन एंड इंटरवेंशन, यानी कि हम जितने भी जो भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है उसको जो जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया, देन कितना निकला, उन सब चीजों में टेम्परेचर कितना निकला, कितना टाइम पे जो है वो बर्थ हुई, प्रीमेच्योर तो नहीं है, इन सब चीजों को जो है वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि कंटिन्यूस जो है वो केयरिंग कर सके। तो ये हो गया हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। अब आ जाता हमारे पास में दोस्तों प्रिवेंशन, कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों ब्लड ग्लूकोज लेवल या जिसको हम कहते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, ये कंडीशन हमारे पास में काफी ज्यादा सीवियर है, बट इससे बचाया बहुत आसानी से जा सकता है। जितनी बड़ी ये जो है वो डेंजरस की कंडीशन है, बट इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इजी है, बहुत आसानी तरीके से जो है वो हम इसको बचाया जा सकता है। क्यों? हमें ग्लूकोज ही तो देना है, अदरवाइज अगर ग्लूकोज नहीं दोगे तो क्लाइंट किस में चला जाएगा दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो हमारे पास में आता है दैट इज कॉल्ड अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 30 मिनट्स आफ्टर ऑफ बर्थ। कोशिश यही करते हैं
कि हम विद इन 30 मिनट के अंदर जो है वो हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दें। एनवीडी में ये बहुत आसान है, क्योंकि एनवीडी में ये चीज जो है वो हो सकती है। हाँ, सीएस के अंदर जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेन बेबीज टेम्परेचर। बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, मतलब बच्चे को जो है वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशन में चला जाएगा तो ज्यादा ग्लूकोज का जो है वो कंजप्शन करेगा। ज्यादा ग्लूकोज का कंजप्शन करेगा तो पहले ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मतलब रेडिएंट वार्मर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। फ्रीक्वेंट फीडिंग एवरी 2 to 3 आवर्स, यानी कि बच्चे को जो है वो फ्रीक्वेंट फीडिंग करेंगे। जैसे कई मदर क्या करते हैं, बच्चे को जो है वो ब्रेस्ट फीड कर दिया, देन उसको लगता है कि चलो ठीक है, जैसे हम सुबह शाम खाना खाते हैं बच्चा भी ऐसे ही खाएगा। आज अपने ब्रेस्ट फीडिंग कर दिया, देन उसके बाद शाम तक नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे को हर 2 से 3 घंटे के अंदर जो है वो फीडिंग करवाना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लोज मॉनिटरिंग एट रिस्क बेबी। ठीक है, क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे एट रिस्क बेबी, मतलब हमारे पास में ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है वो, इसकी मदर जो है वो डायबिटिक थी, या ये बच्चा जो है वो प्रीटर्म था, तो जो बच्चे रिस्क वाले होते हैं उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। मतलब उसको जो है वो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। देन टाइम टू टाइम जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। तो जो भी हमारे पास में एट रिस्क के बेबीज हैं, अब एट रिस्क वाले बेबीज कौन से आएंगे? जिसकी मदर डायबिटीज से सफर कर रही है, जो प्रीटर्म हो चुका है, जो हाइपोथर्मिया से सफर कर रहा है, जो सेप्सिस से सफर कर रहा है, वो सारे के सारे एट रिस्क बेबी है। तो उसमें हम क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अवॉइड अननेसेसरी फास्टिंग। अननेसेसरी जो है वो फास्टिंग नहीं करेंगे। अब बच्चा तो जो है वो नहीं करता है, लेकिन मदर जो है वो फास्टिंग कर लेती है, तो उसको अननेसेसरी फास्टिंग जो है वो नहीं करने देंगे। नेक्स्ट रेगुलर ग्लूकोज स्क्रीनिंग फॉर हाई रिस्क नियोनेट। जो भी हाई रिस्क नियोनेट है उसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक किया जाता है। तो ये हमारे पास में डिजीज बड़ी डेंजरस है, कंडीशन बड़ी डेंजरस है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो इसका बहुत ईजी है। अब फटाफट जो है वो समरी करते हैं, देन इसको जो है वो फिनिश करते हैं। समरी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरा टॉपिक ही हमारे पास में समझ में आ गया है। तो एस्पेक्ट डिटेल देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या आती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर हमारे पास में कम होता है फर्स्ट 24 आवर्स में, तो उसको नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। और अगर आफ्टर 24 आवर्स के बाद में 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, तो उसको हम नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। हाई रिस्क इन्फेंट कौन से होते हैं? वही चीज, प्रीटर्म वाले होते हैं, शॉर्ट गेस्टेशनल एज है, लॉन्ग गेस्टेशनल एज है, इंसुलिन डायबिटिक मदर का जो बच्चा है, देन सेप्सिस कंडीशन है, हाइपोथर्मिया वाले हैं। इन्हीं में आपको बताइए ये सारे रिस्क वाले बच्चे होते हैं जिसमें जो है वो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है, या जल्दी से जो है वो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में जाते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या क्या आते हैं? बेसिकली तो जो है वो एसिम्टोमेटिक भी होता है, लेकिन सिम्टोमेटिक की बात करें तो ट्रेमर्स आते हैं, लिथार्जी आती है, पुअर फीडिंग आता है, सीजर्स आते हैं, देन मसल स्टोन जो है वीक होती है, वीक क्राई होती है, ये सारी चीज देखने को मिलती है। डायग्नोसिस की बात करें तो सिंपल डायग्नोसिस है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जो है वो हम चेक करते हैं, मतलब ब्लड ग्लूकोज जो है वो लेवल चेक करते हैं। पहली प्रायोरिटी तो हमारे पास में दोस्तों लेब टेस्ट की होती है। पहली प्रायोरिटी होती है हमारे पास में कि हम लेब के अंदर टेस्ट भेजें। सेकेंड प्रायोरिटी होती है हमारे पास में कि हम ग्लूकोमीटर से भी चेक कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर वाला इतना सिग्निफिकेंट नहीं आता है, इसलिए लेब टेस्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, ध्यान रखना। ठीक है, देन उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में अर्ली फीडिंग करेंगे, जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देंगे, तो बच्चा जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में नहीं जाएगा। देन अगर जो रिस्क वाले कंडीशन है उसमें चेक करेंगे, आईवी डेक्सट्रोज देंगे, एंड जो भी ट्रीट कोजेज है जैसे हाइपर इंसुलिमिया है, हाइपोथर्मिया है, सेप्सिस कंडीशन है, उन सबको जो है वो हम ट्रीट करेंगे। नर्सिंग केयर की बात करें तो मॉनिटर, मेंटेन, वार्मथ, एजुकेट मदर। ठीक है, क्या क्या चीजें नर्सिंग केयर में हमारे पास में? सबसे पहले मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर में हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा बच्चा जो है वो हाई रिस्क है, उन सबको मॉनिटर करेंगे। मेंटेन करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करेंगे, चाहे हमें ब्रेस्ट फीडिंग से करना पड़े। ठीक है, मेंटेन वार्मथ। ठीक है, मेंटेन वार्मथ का मतलब हो गया हमारे पास में जो है वो टेम्परेचर को हम जो है वो मेंटेन करेंगे, चाहे कैसे भी करना पड़े। एंड मदर को जो है वो एजुकेट करेंगे, किस तरीके से कैसे जो है वो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, कितने टाइम ड्यूरेशन पे करवानी है, ये सारी चीजें जो है वो करेंगे। देन अगर आपने जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट नहीं किया या हाइपोग्लाइसीमिया पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या क्या चीजें हो सकती है दोस्तों? ब्रेन इंजरी हो सकती है,
डेवलपमेंट डिले हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। ब्रेन इंजरी होगी क्योंकि ब्रेन को खाने पीने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज उसको मिल नहीं पा रहा तो ये सारी चीजें होगी। डेवलपमेंट डिले होगा, उसमें डेवलपमेंट जो हो नहीं होगा, और डेथ जो है वो हमारे पास में हो सकती है। ये हो गया हमारे पास में नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोस्तों नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। और हाइपोथर्मिया क्या होता है, नियोनेटल हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर किससे कम हो जाएगा, जिसको हम नियोनेटल हाइपोथर्मिया कहते हैं, उसको भी जो है वो जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट ही जो है वो मेरे लिए रियल मोटिवेशन है, इसलिए आपके कमेंट का जो है वो इंतजार रहेगा। क्लास कैसे लगी, कितना समझ में आया, इन सब के बारे में बताइएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये भी बताइएगा, और कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में आता है उसके बारे में बताइएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।